ऑक्सफैम ने सिर्फ रोना ही नहीं रोया है, ऑक्सफैम ने इन लोगों ने जो पैसा बनाया है उससे क्या करके हमारे देश में कुछ इंसानी समाज बनाया जा सकता है, कुछ भूख खत्म किया जा सकता है, बीमारी को खत्म किया जा सकता है, उसका भी रास्ता बताया है। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप इस देश के जो बिलियनियर्स हैं, खरबपति हैं, अगर उन पर आप 2% टैक्स लगा देंगे। डॉक्टर रतनलाल यहां पर इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि मोदी जी ने आने के बाद वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया। मोदी जी ने जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कंपनियों पर टैक्स है, वो इतना कम कर दिया है कि लगभग वो टैक्स नहीं होने के बराबर है जी। और वो अगर है भी तो उसको माफ कर दिया जाता है, और उसके बाद वो खरबों रुपए लेके जो बैंकों का जा रहे हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो ये ले जाते हैं और उसको ही कहते हैं वो तो घाटा हो गया। अगर आप 2% टैक्स लगा देते हैं तो इससे 40,423 करोड़ रुपए मिलेंगे, और जिससे इस देश के बच्चों का 2 साल का जो कुपोषण है, दुनिया के अंदर बहुत आगे हमारा देश बढ़ा हुआ है जिसमें बच्चों को खाना नहीं मिलता है, कुपोषण है, वो 2 साल की समस्या खत्म हो जाएगी। भारत जो है एक ऐसा देश है जो ये कहता है कि दुनिया में जो सबसे 10 अमीर लोग हैं उसमें से 2 भारत के खरबपति हैं, अडानी अंबानी, ठीक है जी जी। लेकिन उसके साथ ये भी सच है जिसकी चर्चा नहीं होती है कि यहां पर 20 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे का मतलब यह है कि जिनको 40-50 रुपए रोज से जिनके पास खर्चने को नहीं है। ऑक्सफैम जो है एक बड़ी दुनिया की एक संस्था है जो सारी दुनिया में काम करती है, और ये इसकी जो रिपोर्ट्स हैं ये बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है। यानी यूनाइटेड नेशंस जो राष्ट्र संघ जो है वो भी इसको मान्यता देता है, और उसके बाद भारत सरकार जो हर किसी रिपोर्ट को रद्द कर देती है, वो ऑक्सफैम के बारे में वो ऐसा नहीं कह सकती है कि झूठ का पुलंदा है, नहीं कह सकती वो। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि हमारे देश के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, 1% लोग हैं, वो 1% हमारी पॉपुलेशन के लोग हैं, वो हमारे देश की 40% संपदा पर कब्जा किए हुए हैं। एक सेक्शन है हमारे देश का और जो ऊंची जातियों से संबंध रखता है, वो इस देश में बार बार राष्ट्रवाद का सवाल उठाते हैं। भारत माता, राष्ट्रवाद, हम अपने राष्ट्र के लिए जिएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे देश को। लेकिन जो लोग हिंदुत्व को जानते हैं और ऊंची जाति पॉलिटिक्स को जानते हैं, वो मुगलों के राज या उससे पहले जो मुसलमान नाम के राजाओं का राज था, वो ये है कि ये हमेशा दुनिया में जो लुटेरे रहते हैं, हिंदुवादी जो है या हिंदू राष्ट्रवादी जो है, उनके साथ रहते हैं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। मीडिया, गोदी मीडिया और सोशल मीडिया दोनों पर कई दिनों से रामचरित मानस की चर्चा है। उलझा हुआ है पूरा ये प्लेटफॉर्म। कई लोग चुनावी तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ चुनाव लड़ना है, एमएलए एमपी बनना है, मंत्री बनना है। इसी बीच ऑक्सफैम ने रिपोर्ट जारी किया है और साथ साथ नई शिक्षा की नीति के बारे में कई बार हम चर्चा कर चुके हैं। नई शिक्षा नीति के तहत यूजीसी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसके हिसाब से विदेशी विश्वविद्यालय आएंगे और यहाँ कैंपस खोलेंगे। सरकार उनको जमीन देगी, पानी देगी, बिजली देगी, सुविधाएं देगी, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलेंगे और आएंगे यहाँ से पैसा अब वो अपने देश ले जा सकेंगे। देशी विश्वविद्यालयों का फंड कट और विदेशी विश्वविद्यालयों को न्योता। विशेष इसलिए एपिसोड है कि हमारे दोस्तों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, माइनॉरिटीज के लोग जितने साथी हैं ऑक्सफैम के रिपोर्ट में, और जो विदेशी विश्वविद्यालय आ रहे हैं या जो नई शिक्षा नीति है, उसमें तलाशिए अपने आप को कि देश की संपत्ति में आप कहां नजर आ रहे हैं।
देश की नई शिक्षा व्यवस्था में आपके बच्चों के लिए कहाँ जगह है, वो पढ़ेंगे या क्या करेंगे, ये सोचना है। इस रिपोर्ट में, इस डिस्कशन में शमसुल इस्लाम साहब मेरे साथ है और पूरा इसका एक तरीके से पोस्टमार्टम करेंगे कि ऑक्सफोर्ड रिपोर्ट में दलित पिछड़े आदिवासी कहाँ है, नई शिक्षा नीति में दलित आदिवासी पिछड़े माइनॉरिटीज कहाँ है। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। जी जी, बहुत धन्यवाद जैकेट डॉक्टर बहुत रत्न शानदार पहने हैं। जी। जैकेट बहुत शानदार। और इस पर जो ये है भगत सिंह, वही इसीलिए मैंने हाँ, कहा। भगत सिंह की वजह से ये कुछ अच्छी लग रही होगी आपको। जी जी, जी, तो बहुत शुक्रिया सीधा मेरे पॉइंट पे प्यारे आते दोस्त। हैं, सीधा पॉइंट पे जी आते हैं। जी, देखिए, एक एक सेक्शन है हमारे देश का, और जो अ, ऊंची जातियों से संबंध रखता है, जी। वो इस देश में बार बार राष्ट्रवाद का सवाल उठाते हैं। भारत माता, राष्ट्रवाद, हम अपने राष्ट्र के लिए जिएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे देश को। लेकिन जो लोग हिंदुत्व को जानते हैं और ऊंची जाति पॉलिटिक्स को जानते हैं, वो मुगलों के राज या उससे पहले जो मुसलमान नाम के राजाओं का राज था, वो ये है कि ये हमेशा दुनिया में जो लुटेरे रहते हैं, हिंदुत्ववादी जो है या हिंदू राष्ट्रवादी जो है, उनके साथ रहते हैं। मैं इसको बार बार कहता हूं कि अगर कल औरंगजेब भी आ जाए तो आरएसएस से जुड़े हुए लोग कहेंगे कि जनाब, हम भी बताइए कुछ काम आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये ये कोई ऐसे ही जुमलाबाजी नहीं कर रहा हूं। अगर आप हिंदू राष्ट्रवाद की सबसे महत्वपूर्ण किताब आनंद मठ पढ़ लें, हम्म। और आनंद मठ पूरे पढ़ने का मौका नहीं है, लास्ट के 2 पेज पढ़ लें। हम्म। उसमें एक एक स्वामी है, एक संतान सेना का एक है, जो मुस्लिम नवाब के खिलाफ लड़ा है और मुसलमानों को हरा दिया है। वो बैठा है तो ऊपर आसमान से एक अवतरित होते हैं डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब कहते हैं कि चलो अब हम हिमालय की तरफ चलते हैं। तो हम्म। वो जो है, वो जो सैनिक, जो सनातन सेना के मुखिया रहे हैं, वो कहते हैं हम्म। कि नहीं, अभी अभी तो मुसलमानों को हराया, अभी ईसाइयों को तो हराया नहीं है। तो वो डॉक्टर हम्म। साहब बताते हैं, ईसाइयों को राज में लाना ही, अंग्रेजों का राज लाना ही हमारा काम था, सनातन सेना का। और हिंदू राष्ट्र बन गया अगर अंग्रेजों का राज हो गया। तो ये आनंद मठ के लास्ट 2 पेज, हम्म। मैं कब से कह रहा हूं कि इसको आप यूनिवर्सिटी में पढ़वाना शुरू करिए। हिंदुत्ववादी राजनीति जो ऊंचे ऊंची ऊंची जातियों की राजनीति है, जो ब्राह्मणवादी राजनीति है, वो हमेशा लुटेरों के साथ खड़ी रही है, हमेशा हम्म। लुटेरों के साथ। और वो कितनी बार साबित होता है, उसका एक पॉलिटिकल पहलू तो ये है कि आप बहुत बात करते हैं कि भाई यहाँ पैसा लूटा जा रहा है, यहाँ रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, ये सब हो रहा है, लेकिन आप जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते। जातिगत हम्म। जनगणना से पूरा सच आपके सामने आ जाएगा ना, सच आपके हम्म। सामने आ जाएगा। क्यों आप उसको छुपाना चाहते हैं? क्योंकि हम्म। वो हमारे देश में जो सेंसस, जो जनगणना का जो एक आधार बना हुआ है कि भाई उससे आपको आंकड़े मिल जाते हैं, उससे आपको अपनी पॉलिसीज बनाने में तय करते हैं, उससे ये क्यों भाग रहे हैं? उससे ये ऑक्सफैम जो बता रहा है, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे, ये उस सब चीजों पर पर्दा डालने के लिए वो कभी सामने नहीं आए। लेकिन वो उसको कौन छुपा सकता है? मैं आपको एक मराठी गांव की एक कहावत बताता हूं। ब्राह्मण के घर सारा ज्ञान होता है, यानी सब कुछ उनके ज्ञान का मतलब सब कुछ वो कंट्रोल करते हैं। वैश्य के जी। घर अनाज होता है, और जो हम्म। दलित होते हैं, बहुजन होते हैं, उनके घर में गाना होता है, गीत। हम्म। तो आप ज्ञान रख लो, आप ज्ञान, झूठा ज्ञान रखो, आप सारे अनाज पे कब्जा कर लो, लेकिन आप हमको गीत गाने से तो नहीं रोक सकते। आप हमको, हम्म। आप हमारा जो दुख है, उस दुख को बताने से नहीं रोक सकते। चाहे आप हमारे कितने लोगों को जेल में डाल दो, कितने कोरेगांव केस कर लो, कितने साथियों को डाल दो, कितनी हत्याएं कर दो, कितनी पाबंदियां लगा दो। आप ये पाबंदी लगा दो, दलित शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। आप आप ये पाबंदी लगा दो कि जनाब, ये आप जो है कोई जाति की बात नहीं करेगा। आप जयपुर की जुडिशरी के बाहर आप मनु की मूर्ति लगवा दो। 100वां साल हेडग्वार का कैसे बनाया आरएसएस ने? आरएसएस ने उसका 1889 में पैदा हुए थे, 1989 में वहां मूर्ति स्थापित कर दी। उनके जो इंटरनल तमाम कथाएं हैं, उससे साफ पता लग जाता है कि वो एक बाकायदा तय करके हुआ मनु की
मूर्ति, हम उसको 100 साल में हम उनको जो जश्न मनाएंगे और उनको तोहफा देंगे हेडगवार जी को। हेडगवार जी की आत्मा ऊपर देखो कितनी खुश हो रही होगी कि नक्करधारियों ने उनकी उनकी उसमें उनके भी गुरु का मूर्ति लगा दी। तो देखिए जरा सा हम समझ लें मेरे प्यारे दोस्तों, और जो मैं हमेशा कहता हूं डॉक्टर रतनलाल के साथ जब यहाँ पर आता हूं, कि हमारा मकसद कोई पत्रकारिता वाली खबरें आपके साथ शेयर करना नहीं है, जर्नलिस्टिक बातचीत नहीं है, आपको बौद्धिक तौर पर तैयार करना है। अगर आप बौद्धिक तौर पर तैयार नहीं होंगे तो समझ नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, और खराब से खराब हालत में ये आपका विचार है जो आपको जिंदा रखता है। उधम सिंह पता है फांसी पर लटकेंगे, माफी नहीं मांग रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि मैं देश को आजाद कराऊंगा, इनकलाब जिंदाबाद कहूंगा। भगत सिंह, राजगुरु, अशफाकुल्ला, ये सारे साथी जो हैं, चोरी चोरा के जो लोग 19 लोग फांसी पे चढ़ जाते हैं, क्या होता है, माफी नहीं मांगते हैं, पैर नहीं छूते हैं, ये विचार होते हैं जो जिंदा रखते हैं। तो ये ऑक्सफाम का जो है, अगर हमारे हमारे बहुजन के इंटेलेक्चुअल्स को खरीद लिया नहीं गया होता और उनको सबको डरा धमका के लालच दे के नहीं कर लिया गया होता, तो ऑक्सफाम ने जो काम किया है वो यहाँ के दलित इंटेलेक्चुअल्स करते, बहुजन इंटेलेक्चुअल्स करते। लेकिन देखिए क्या जबरदस्त काम किया है। ये जो रिपोर्ट है, ऑक्सफाम जो है एक बड़ी दुनिया की एक संस्था है जो सारी दुनिया में काम करती है, और ये इसकी जो रिपोर्ट्स हैं ये बहुत ऑथेंटिक मानी जाती है। यानी यूनाइटेड नेशंस जो राष्ट्र संघ जो है वो भी इसको मान्यता देता है। और उसके बाद भारत सरकार जो हर किसी रिपोर्ट को रद्द कर देती है, वो ऑक्सफाम के बारे में वो ऐसा नहीं कह सकती है कि झूठ का पुलंदा है, नहीं कह सकती वो। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि हमारे देश के जो सबसे अमीर 1% लोग हैं, 1% लोग हैं, वो 1% हमारे पॉपुलेशन के लोग हैं, वो हमारे देश की 40% संपदा पर कब्जा किए हुए हैं। फिर सुन लीजिए, अगर आप इसकी गंभीरता का एहसास नहीं हो रहा है तो, देश के 1% लोग जो हैं, 100 में से 1% जो हैं, वो देश में 100 रुपए जो हैं उसमें से 60 रुपए उनके 40 रुपए उनके कब्जे में है। और अगर आप इन एक के साथ सबसे ऊंचे दर्जे के 4% और मिला दो, यानी टोटल जो सबसे अमीर 5% हैं, वो हमारे देश की 62% संपदा पर कब्जा किए हुए हैं, 62% संपदा पर कब्जा किए हुए। और जो भारत के अंदर 2012 से 2021 के बीच में जो पैसा कमाया है, जो मुनाफा कमाया है अमीर लोगों ने, उसका सिर्फ 3% नीचे के जो 50% लोग हैं उन तक गया है। जरा सा हमारे पास अगर कभी उस तरह का मौका रहेगा तो ग्राफ वगैरह बनाकर भी हम समझाएंगे, वो भी डेवलप करेंगे हम। तो ये जो है, यानी आप ये समझ लीजिए कि 2012 से 2021 के बीच में जो मुनाफा कमाया गया है उसमें से सिर्फ 3% बाहर गया है। और भारत जो है एक ऐसा देश है जो ये कहता है कि दुनिया में जो सबसे 10 अमीर लोग हैं उसमें से 2 भारत के खरबपति हैं, अडानी अंबानी, ठीक है जी जी। लेकिन उसके साथ ये भी सच है जिसकी चर्चा नहीं होती है कि यहाँ पर 20 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहते हैं। गरीबी की रेखा से नीचे का मतलब यह है कि जिनको 40-50 रुपए रोज से जिनके पास खर्चने को नहीं है। यानी हमारे देश का हाल क्या हो रहा है उसका मैं फिर एक आप एनेक्डोट एक वाकया बताता हूं कि लैटिन अमेरिका के किसी देश का एक आदमी आया, अमेरिका या आईएमएफ की किसी मीटिंग में गया या कुछ हुआ, कहीं और भी जा सकता है, तो उससे पूछा, मेक्सिको का शायद प्रेसिडेंट था, उससे पूछा कि आपका क्या हाल है आपके देश का। ही सेड इकोनॉमी इज डूइंग फाइन, नॉट द पीपल। इकोनॉमी बहुत बढ़िया चल रही है, अर्थव्यवस्था बहुत बढ़िया चल रही है, लेकिन लोगों की हालत पतली है, पतली है। असल में वो शायद आईएमएफ की मीटिंग में गया था और वो भीख मांगने गया था, जनाब दीजिए कुछ और करिए क्योंकि हमारे यहाँ के लोगों की हालत पतली है। और तो आप अपने देश की आज बिल्कुल वही हालत है मेरे प्यारे दोस्त। और जब हम ये कह रहे हैं कि 2012 से 2021 तक जो पैसा कमाया गया है, उसका मैं आपको एक मिसाल बता दूं। उसकी एक जो चीज हमारे जानने की है कि 2020 और 2021 के बीच में जो हमारे देश में खरबपति थे
वो 102 से बढ़कर 142 हो गए थे। डॉक्टर रतनलाल सर और से सुन लीजिए सर, 220-21 में ये संख्या बढ़कर, ये वो दौर है जब पूरा कोविड चल रहा है, लोगों घर बाहर नहीं है, सब तबाह आत्महत्या कर रहे हैं, सब कर रहे हैं जी। 102 से बढ़कर 142 हो गया था पिछले एक साल में। पिछले एक साल में मेरे प्यारे दोस्त, ये 102 से बढ़कर 166 हो गया है। 102 से बढ़कर एक साल के अंदर 166 खरबपति हो गए जी। और गरीबों की हालत क्या है इसके अंदर, वो जरा सा सुन लीजिए। वो ये है कि हमारे जो दलित हैं, हमारी जो माइनॉरिटीज हैं, हमारे जो औरतें हैं, उनकी हालत ये है कि अगर मर्द को ज्यादा ज्यादा मर्द और औरतें जो, और खासतौर पर औरतें जो तो पूरे बहुजन हैं, जो अगर मर्द को 100 पैसे मजदूरी मिलती है एक दिन की, तो औरत को 63 पैसे मिलती है। आप जानते हैं इस बात को अच्छी तरीके से कि शहरों के अंदर बेलदार कहते हैं मर्द मजदूर को, और इसको कहते हैं, औरत को कहते हैं क्या, उसके लिए बहुत घटिया सा नाम उसको लेते हैं औरत के लिए, कि औरत को आप बेलदार भी नहीं कहते हैं, औरत को कुली कहते हैं, औरत को आप कुली कहते हैं जी। और उसके बाद अगर शेड्यूल कास्ट और आप गांव में काम करने वाले हैं, तो आपको जो ऊंची जाति को जो मिलता है उससे उनको 55 पैसा मिलता है, और गांव में काम करने वाले को 50 पैसा मिलता है। और उनकी और ये लगभग 2018-19 के अंदर ये आधा है उससे जो कि शहरों के अंदर मिलता है। और हालत, इस रिपोर्ट का जो नाम दिया है ऑक्सफैम ने, उसका नाम दिया है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। हमने डार्विन का तो सुना था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे मजबूत होगा, सक्षम होगा, वो जिएगा। अब ये है कि जो सबसे ज्यादा पैसे वाला होगा वो टिकेगा। और ऑक्सफैम ने सिर्फ रोना ही नहीं रोया है, ऑक्सफैम ने इन लोगों ने जो पैसा बनाया है उससे क्या करके हमारे देश में कुछ इंसानी समाज बनाया जा सकता है, कुछ भूख खत्म किया जा सकता है, बीमारी को खत्म किया जा सकता है, उसका भी रास्ता बताया है। देखिए उन्होंने क्या कहा है कि अगर आप इस देश के जो बिलियनियर्स हैं, खरबपति हैं, अगर उन पर आप 2% टैक्स लगा देंगे। डॉक्टर रतनलाल, यहां पर इस बात को भी याद रखना जरूरी है कि मोदी जी ने आने के बाद वेल्थ टैक्स खत्म कर दिया। मोदी जी ने जो कॉर्पोरेट टैक्स है, कंपनियों पर टैक्स है, वो इतना कम कर दिया है कि लगभग वो टैक्स नहीं होने के बराबर है जी। और वो अगर है भी तो उसको माफ कर दिया जाता है, और उसके बाद वो खरबों रुपए लेके जो बैंकों का जा रहे हैं उसका कोई हिसाब किताब नहीं है, वो ये ले जाते हैं और उसको ही कहते हैं वो तो घाटा हो गया। अगर आप 2% टैक्स लगा देते हैं तो इससे 40,423 करोड़ रुपए मिलेंगे, और जिससे इस देश के बच्चों का 2 साल का जो कुपोषण है, दुनिया के अंदर बहुत आगे हमारा देश बढ़ा हुआ है जिसमें बच्चों को खाना नहीं मिलता है, कुपोषण है, वो 2 साल की समस्या खत्म हो जाएगी। और अगर आप इनसे 5%, हमारे देश के जो 10 खरबपति हैं, अगर उनसे 5% टैक्स ले लेंगे तो हमें मिलेगा 1,37,00,000 करोड़ रुपए। और इससे हम 1,37,000। 1.5 गुना, डॉक्टर रतनलाल जी, इससे हम 1.5 गुना फैमिली हेल्थ वेलफेयर मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के 2022-23 का खर्चा चला सकते हैं। अगर हम इनसे सिर्फ 10 बिलियनर से हम 5% ले लेंगे, और अगर हम इनमें से ये अगर हम इनमें से जी, यानी ये एक तस्वीर है जो हमारे सामने आती है। और जो इस देश के, जो इस रिपोर्ट को जिन्होंने लिखा है, अमिताभ बहर, उन्होंने कहा है कि जो इस देश के मार्जिनलाइज्ड है, यानी बहुजन है, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, वीमेन और इन्फॉर्मल सेक्टर, वो लगातार सफर कर रहे हैं, वो लगातार सफर कर रहे हैं। अच्छा, एक और चीज जो बहुजनों ने समझने का है, एक मोदी जी और उनके जो लोग हैं, उनका गिरोह के जो लोग बराबर कहते रहते हैं कि पूंजीवाद नहीं होगा, अडानी अंबानी नहीं होंगे तो कैसे चलेगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए, जीएसटी के नाम पर जो सरकार
खरबों रुपए कमा रही है। उसका भी आंकड़ा ऑक्सफैम ने पेश किया है। उसमें आप ये देखेंगे कि जो टैक्स के अंदर जो सरकार के पास जो जीएसटी आ रहा है, वो जीएसटी दो जी जीएसटी जो लाखों करोड़ रुपया आ रहा है, उस जीएसटी को किस तरह से, उसको कौन पे कर रहा है, उसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इस जीएसटी के अंदर हमारे पास 95% आम लोग दे रहे हैं और 5% कॉरपोरेट्स दे रहे हैं उसको। इसको हमको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जीएसटी जी जो है, जनता जो कमा नहीं पा रही है, जो खा नहीं पा रही है, उसको जो रोजी नहीं उसको मिल पा रही है, वो ही जीएसटी दे रही है। कॉरपोरेट और पैसे वालों की उसमें हिस्सेदारी सिर्फ 5% है। 95% कौन दे रहा है? 95% हम रेल का टिकट लेते हैं, जीएसटी दे रहे हैं। हम अपना मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, उस पर जीएसटी दे रहे हैं। हम बस में बैठ रहे हैं, हम जीएसटी दे रहे हैं। हम कोई भी चीज खरीद रहे हैं, उस पर जीएसटी दे रहे हैं। और बोल ये रहे हैं कि इसको पूंजीपति देश को चलाते हैं। वो आंकड़ा आंकड़ा मेरे प्यारे दोस्तों, वो बहुत भयानक है। और ऑक्सफैम ने ये भी बताया कि 2022 के बीच में जो मुनाफा बढ़ा है वो 121% है, पैसे वालों का जो बढ़ा है 121%। और ये रोज जो है 3,608 करोड़ रुपए पर डे इन खरबपतियों ने रोज कमाया है, 3,608 करोड़ रुपए। और जो मैं अभी जीएसटी की बात कर रहा था, वो निगाह से इधर उधर हो गया था कि एक साल के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए जीएसटी के अंदर आते हैं जी। इसमें से 3% जीएसटी, सॉरी मैं 5% कह रहा था, सिर्फ 3% जीएसटी जो है वो खरबपतियों से आता है। कॉर्पोरेट में आता, हाँ। और 97% हम लोग दे रहे हैं, जिनको आप बोल रहे हैं कि आप आपकी हैसियत क्या है, आप बेचते क्या है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पर हमको समझने की है, वो बहुत बहुत ज्यादा चौंकाने वाली है कि यूक्रेन युद्ध जो है, उसने अडानी अंबानी को जो पैसा बरसना, क्या सोना बरसना भी छोड़िए, आसमान से छप्पर फाड़ के उनको जो है हीरे हीरे पन्ना उनको हो रहा है। ये मैं दोस्तों को चाहूंगा कि उन्होंने एक बड़ी कैपलर, एक सारी दुनिया में तेल का जो धंधा हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा एक सेंटर है, और उसके विक्टर कटोना, उसके उन्होंने अभी एक रिपोर्ट पेश की है। उन्होंने कहा है कि इस वक्त रूस से सबसे ज्यादा तेल इंडियन कंपनीज खरीद रही हैं, और उसमें सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस। वो कच्चा माल खरीद रही है 10% 10% पर 10% पर 10% कंसेशन पर। और ये केपलर का कहना है कि 10% कंसेशन जो मिल रहा है इनको, उसका मतलब है कि एक जो टैंकर है वो 10 लाख पाउंड मुनाफा है। और ये सारा का सारा उसको रिफाइन करके अमेरिका और यूरोप बेच रहे हैं। यानी अडानी अंबानी का जो पैसा आ रहा है वो किस तरह से आ रहा है कि उनको खुली छूट दे दी गई है। उनको उनको कोयला इंपोर्ट करने, कोयला एक्सपोर्ट करने के सारे धंधे उनको दे दिए गए हैं। तो ये अडानी अंबानी का जो राज है, जब मोदी जी कहते हैं कि पसमानदा को जाके मिलो, गरीबों को मिले, उनके साथ एकजुट करो, तो उनका शायद प्रोग्राम यह है कि वो किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और मुझे कोई एतराज नहीं होता हिंदुत्व पॉलिटिक्स में कि भाई वो तो ठीक है, उन्होंने करना ही था, कि ये धंधे सिर्फ मुसलमानों के खत्म होते, ईसाइयों के खत्म होते, सिखों के खत्म होते। लेकिन ये धंधे क्या है कि ये धंधे जिनको वो शूद्र मानते हैं, जिनको आप, हम इस बात से वाकिफ है कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने संविधान पास किया। 4 दिन के बाद उन्होंने कहा हमको मनुस्मृति चाहिए। और मनुस्मृति किस लिए चाहिए? क्योंकि जो शूद्र हैं उनको कोई भी अधिकार नहीं, उनको इंसान का भी अधिकार नहीं है, उनको संपत्ति कमाने का अधिकार नहीं है, उनको सिर्फ गुलाम रहने का अधिकार है। वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकते गुलामी से। तो आज के हमारे ब्राह्मण कौन है? जिनको कितना भी बड़ा गुनाह कर ले उनको सजा नहीं दी जाएगी। आज के हमारे अडानी अंबानी हैं। और वो अभी परसों की खबर, मतलब जिन खबरों पर चर्चा नहीं होती, अडानी साहब जो है पानी के धंधे में भी आ रहे हैं।
उन्होंने ऐलान किया है स्विट्जरलैंड के अंदर पानी के धंधे में आ रहे हैं। यानी पानी अभी बचा है बस इनके हाथों से, बहुत तो खत्म हो चुका था, लेकिन अब वो पानी के धंधे में आ रहे हैं। अब गंगा, हम्म। गंगा कब उनके नाम में लिखी जाएगी, कुछ और कब उनके नाम में लिखा जाएगा। जमुना ट्रेड, वो ट्रेड ट्रेड रूट तलाशा जा रहा है गंगा में क्रूज के द्वारा। जी हाँ जी। ये जो सारे, आप जरा बताइए, आप जो गंगा के नाम पर, गंगा के नाम पर आप गंगा विलास, जरा मुझे विलास का मतलब तो समझाइए। गंगा माँ थी पहले, अभी भी है गंगा बहुत माती है, लोगों के गंगा लिए। विलास, हम्म। गंगा विलास। आप गंगा विलास करेंगे, 40,000 लीटर उसके अंदर आप डीजल चलाएंगे, वो 40,000 उसके अंदर भरा हुआ है, आप गंद मचाएंगे, आप वो गंद कहीं भी लाकर छोड़ेंगे। और वो तो, ये जो गंगा विलास है ना, ये गंगा विलास में ऐसा ब्राह्मणों ने कुछ ऐसा लगा दिया है कि वो वायु को भी वो करती चलेगी, क्या करती चलेगी, प्रदूषण शुद्ध मुक्त करती शुद्धि चलेगी। आपको पता है शुद्धिकरण। या नहीं पता है कि ये जो गंगा विलास है, ये सारा गरीबी दूर करता चलेगा, ये वातावरण को अच्छा करता चलेगा, ये गंगा बचाओ, गंगा मैया जो है उसको जो बचाने का था उस अभियान में भी मदद करेगा। गंगा माँ छोड़ दिया इन्होंने, गंगा बचाओ अभियान छोड़ दिया इन्होंने, अब ये गंगा विलास। विलास। और सर, और जी, और ऐलान क्या है डॉक्टर रतनलाल, दुनिया का सबसे बड़ा रिवर क्रूज। और हमारे देश के प्रधानमंत्री की जो हालत हो गई है, आपने ये तो सुना था ना प्रधानमंत्री का, कि 2 इंजन वाली सरकार होती है। अब वो बंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के भी प्रचार में गए हैं। कल उन्होंने कहा 3 इंजन वाली सरकार होगी बंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में। ये प्रधानमंत्री हिंदुत्व राज लाते लाते, ऋषि मुनियों का राज लाते लाते इतना छोटा हो गया, इतना बौना हो गया, इतना बौना हो गया कि वो बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव के अंदर पहुंच गए। सर, न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इस पे बात करेंगे अगले एपिसोड में, लेकिन जी। चलते चलते इस एपिसोड में एक सवाल हम्म। कि दुनिया भर में देखा गया ब्लैक मूवमेंट हुआ, उन्होंने दावेदारी की, हिस्सेदारी की और प्रेसिडेंट तक बने ओबामा। हॉलीवुड से लेकर और स्पोर्ट्स से लेके इंडस्ट्री, मीडिया, सब जगह ब्लैक्स की भागीदारी हुई। जी। लेकिन ऑक्सफैम रिपोर्ट बार बार आ रहा है और उसमें हिस्सेदारी न के बराबर है। आखिर जो दलित माइनॉरिटीज और जो दलित, खास तौर से कह रहा हूँ, बैकवर्ड लीडरशिप है या मिडिल क्लास है, क्या उसमें कोई डिमांड इस तरह के नहीं, आर्थिक मुक्ति की डिमांड नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है? नहीं, वो है। असल में देखिए, ये बड़ी शर्मनाक बात है कि बहुत बड़ी तादाद में जो प्रगतिशील, जिसको आप इंटेलेक्चुअल कहते हैं, आप मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल कहते हैं, वो तो कोऑप्ट कर लिया गया है, वो मैं कोऑप्ट कर लिया गया है। दलित पॉलिटिकल क्लास, दलित मिडिल क्लास, जो कि 70 साल में एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ था, क्या राजनीति के अलावा संसाधनों में हिस्सेदारी की, अपने आर्थिक मुक्ति की, आर्थिक सशक्तिकरण की, उसमें कोई अपील नहीं, कोई नहीं है नहीं कि नहीं, उसको कोई चाहिए? अपील नहीं। और बदकिस्मती से हमने हमने बाबा साहब को भी जो है कि सूट पहनाकर और उनको किताब हाथ में देकर बस उसके बाद संघर्ष, जैसे बाबा साहब ने कोई संघर्ष नहीं किया, इस तरह की छवि। और ये रूलिंग क्लासेस को सूट करती है, रूलिंग नहीं, उन्होंने क्लासेस तो को जीवन, सूट हाँ जी, करती है। जी, जी, जी। रूलिंग क्लासेस को सूट करती है। और वो सूट ये करती है कि आपको देखिए, आप जो है, आप तो हमारे जैसे बन सकते हैं, जो कभी नहीं बनेंगे। आप नहीं, वो वो कभी नहीं बन सकते। सूट कोट तो बाबा साहब का एक पहलू था, लेकिन उस सूट जी। कोट पहन के उस संघर्ष भी लगातार करते रहे, अंग्रेजों से, हाँ, तो कांग्रेस हमने से, वो हम समाज वो से। भूल गए ना। देखिए, हाँ। हम वो, आप मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आज कितने बड़े बड़े दलित लीडर हैं, कितने बड़े बड़े हैं। आज हम एक आंदोलन चलाकर या कोर्ट के जरिए या आंदोलन के जरिए हम मनु की मूर्ति जयपुर हाई कोर्ट से नहीं हटवा पाए हैं। आप कितना भयानक त्रासदी है इस देश की। हम मनुस्मृति पर, इस पर चर्चा हो रही है। मनुस्मृति कितना बढ़िया, चौहान एक जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट का, रिटायर्ड। उसने महिला एंटरप्रेन्योर्स के उसमें भाषण किया है,
भाषण किया है कि मनुस्मृति जो है वो औरतों को कितना अधिकार देती है, और जो जी। जो उभरती हुई कैपिटलिस्ट हैं, एक एक औरत को छोड़कर किसी ने विरोध नहीं किया उसका। ये दिल्ली के अंदर हुआ, बड़ी सभा हुई। हमारे चलिए, वो जो काल आप काल मार्क्स आप का। जरा सा आप जरा सा पूछिए हमारे जो बहुजन के साथी हैं, इनमें से कितने साथी मनुस्मृति को पढ़ते हैं और जानते हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 8, चैप्टर 9। आप अपने दुश्मन को जानते ही नहीं, ना आप जानना चाहते हैं। मतलब कोई डिमांड नहीं, जो एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, जो ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का जो मसला था, जी कि जी कोई भी आएगा लूट पाट के चल देगा, यहाँ कोई सोसाइटी में कोई चेंज नहीं दिखता है। जी इतनी बड़ी आबादी है, 85%, 90% लोग कहते रहते हैं, जी लेकिन सिर्फ चुनावी जुमलों और नारों के अलावा कोई कंक्रीट एजेंडा, दस्तावेज अपने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक मुक्ति के नहीं। वो आपने देना है। ये काम मैं ये कहता हूं कि 60-70 साल पहले आरएसएस के डॉक्यूमेंट्स को लेके काम होना चाहिए था। ये बाबा साहब की उनके चले जाने के बाद ये पूरा काम होना शुरू होना चाहिए था। लेकिन आप जानते हैं उसी दौर के अंदर ये अपना द्रोणाचार्य हीरो बन गया, कोई विरोध नहीं हुआ। अब आप जी। ये देखिए ना, गुड़गांवा का नाम बाबा साहब के जन्मदिन पर उन्होंने गुरुग्राम किया, गुरुग्राम। कोई विरोध नहीं हुआ, कोई विरोध नहीं हुआ। क्योंकि हम बौद्धिक तौर पर, माफ कीजिएगा, हम तैयार बौद्धिक तौर नहीं पर है। मर चुके हैं। और किसानों ने एक लॉ जलाई, हम्म। किसानों ने एक लॉ जलाई है। आप किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर, किस तरह से यूपी के अंदर दलित बच्चियों के साथ, दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उसमें अब आप एक 10,000 लोगों का जुलूस भी नहीं निकाल सकते हैं। ऐसी हालत खराब हो ठीक गई है। ठीक है सर, शुक्रिया। और अगले एपिसोड में एजुकेशन पे बात करेंगे, स्पेशली जी बिल्कुल। फोकस ऑन एजुकेशन। दोस्तों, ये शमसुल इस्लाम साहब हैं, लगातार बेबाकी से बोलते हैं। आप कितना देखेंगे, कितना समझेंगे, ये मैं नहीं जानता। अब देखे भी कि नहीं भी देखे नहीं जानता, लेकिन अम्बेडकरनामा अपनी जिम्मेदारी महसूस करता है और इन तमाम मसलों पर जो बौद्धिक विमर्श है उसको जरूर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। दो लाइनें, जी। दो लाइनें। सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, सत्ता में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून सारे, आइए आइए। में बैठे हैं देखो लोगों के हत्यारे, हाथ रंगे हैं इनके खून में सारे। तो जब ये कहें कि उन हाथों में खून नहीं गंगा जल है, क्वेश्चन कीजिए। ये ठीक है, नीलिमा शुक्रिया सर। वहां हमारे साथ आई, हमारी पत्नी है। शुक्रिया। हाँ, जी जी। और हम साथ मिलकर लड़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी, पता है मुझे। जी, शुक्रिया जी। शुक्रिया, थैंक यू सर।